हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी थर्ड क्लास रहेगी रिगार्डिंग रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस में। ठीक है, इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि क्या क्या पैटर्न रहेगा। लेक्चर 1 में देखा था क्या पैटर्न रहेगा और किस तरीके से सॉल्व करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस किए थे जिनका लेवल हमारा ईजी टू मॉडरेट था। आज हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जिनका लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहेगा। ठीक है, और आज के लेक्चर में आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पैटर्न्स। इस तरीके का पैटर्न जिसमें सिंगल लाइनर या 2 लाइनर का होता है। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फिक्स सेंटेंस गिवन होगा। ठीक है, इस फॉर्म में, पैटर्न 3 की फॉर्म में। और एक ऐसा पैटर्न जिसमें हमें क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड नहीं लगता। ठीक है, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन, पैटर्न 4 टाइप का जो ये क्वेश्चन है, ये यूजुअली बैंकिंग में आता है। ये वाले क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। इसमें एलिमिनेशन मेथड या वो हमारा काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने अप टिल सेट 10 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेट 11। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये CGL टायर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके से इसको पढ़ना है और क्या अप्रोच रहेगी हमारी इसको सॉल्व करने के लिए। अब मैंने फर्स्ट स्टेप बोला था कि ट्राई टू रीड दी सेंटेंसेस। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्शंस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ऑल दो सोनू हैड मैनी मोर दैट यू वॉन्टेड टू आस्क, ही रियलाइज्ड मम्मी वॉज टायर्ड एंड बिकेम साइलेंट। सॉरी, इधर ही होगा, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, ऑल दो सोनू हैड मैनी मोर दैट ही वॉन्टेड टू आस्क, ही रियलाइज्ड मम्मी वॉज टायर्ड एंड बिकेम साइलेंट। ठीक है, अब ये सेंटेंस ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक कंजंक्शन है हमारा, तो पी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं रहेगा। ठीक है, शी आंसर्ड अ फ्यू एंड देन स्टॉप्ड। अब शी किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे सोनू है तो सोनू के लिए तो ये शी यूज़ नहीं हुआ होगा। ठीक है, बट सोनू लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो शी आंसर्ड अ फ्यू एंड देन स्टॉप्ड। ओके, When mummy returned from work, she took सोनू for walk। तो जो ये शी है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, मम्मी के लिए। तो क्यों हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, प्रोनाउन, और ये मम्मी क्या है, हमारा नाउन। अगर हमें चारों सेंटेंसेस में नाउन ना मिले तो हमें प्रेफरेंस देनी होती है प्रोनाउन को, अदरवाइज़ हमारी प्रेफरेंस क्या रहती है, नाउन। अब सोनू लड़की के लिए भी यूज़ हो सकता है और लड़के के लिए भी, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते थे कि ये शी जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा या नहीं। बट जैसे ही हमने थर्ड सेंटेंस पढ़ा, हमें ये वर्ड दिख गया मम्मी, तो हमें से ये क्लियर हो गया कि ये शी जो है किसके लिए यूज़ हुआ है, मम्मी के लिए। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, सेंटेंस 1 रहेगा, वो रहेगा आर। व्हेन मम्मी रिटर्न फ्रॉम होम शी टुक सोनू फॉर वॉक। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बट, तो एस से भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। बट शी वॉज टू टायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि आर जो रहने वाला है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहेगा। सो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट होगा। ठीक है, सो इन दिस केस हमारे पास 3 ऑप्शन है जिसमें से हमको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, व्हेन मम्मी रिटर्न फ्रॉम वर्क शी टुक सोनू फॉर वॉक। ठीक है, अब देखो आर के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, इधर लिखा है आर के बाद पी, इधर लिखा है आर के बाद एस, और इधर लिखा है आर के बाद क्यू। पढ़ लेते हैं। इधर लिखा है पी में, ऑल्दो सोनू हैड मैनी मोर दैट ही वांटेड टू आस्क, ही रियलाइज्ड मम्मी वॉज टायर्ड एंड बिकेम साइलेंट। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है शी आंसर्ड अ फ्यू एंड देन स्टॉप्ड। ठीक है, और एस में लिखा है बट शी वॉज टू टायर्ड टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन। अब ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या बोला हुआ है, सेंटेंस एस में शी वॉज टू टायर्ड टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हुआ है कि सोनू बेसिकली क्या कर रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था। अगर आप सेंटेंस पी एंड क्यू को पढ़ो तो ये, अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये ना इनकम्प्लीट सेंस देगा। जैसे कि ऑल्दो सोनू हैड मैनी मोर दैट यू वांटेड टू आस्क, क्या मैनी मोर, हमें पिक्चर क्लियर नहीं हुआ। क्यू सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, शी आंसर्ड अ फ्यू एंड देन स्टॉप्ड, उसने क्या आंसर किया। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कि सोनू ने क्या पूछना था, उसकी मदर क्या आंसर कर रही थी। तो ये जो टर्म है क्वेश्चन,
क्योंकि सोनू क्वेश्चन पूछना चाहता था और उसकी मम्मा टायर्ड थी, वो आंसर नहीं करना चाहती थी, ठीक है। तो क्वेश्चन टर्म का जो इंट्रोडक्शन है वो एस में हुआ है, तो कुछ भी हो जाए पी एंड क्यू के पहले क्या आने वाला है, एस। दिस इज़ फॉर श्योर कि पी सेंटेंस एंड क्यू सेंटेंस के पहले क्या आने वाला है, एस, क्योंकि एस में ही इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है क्वेश्चन का। अगर, और देखो आर के बाद एस कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, तो आंसर ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। अब पढ़ के देख लेते हैं क्रॉस चेक के लिए, जो कि मैंने आपको बोला है, जो कि करना ज़रूरी है। व्हेन मम्मी रिटर्न फ्रॉम होम शी टुक सोनू फॉर वॉक बट शी वॉज टू टायर्ड टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है उसने, क्यू, शी आंसर्ड अ फ्यू एंड देन स्टॉप्ड। अब जब हमने इस क्वेश्चन में इस सेंटेंस में क्वेश्चन टर्म यूज़ कर लिया है, तो अब हमें क्यू से क्लियर हो गया है कि वो ये सेंस क्या बन रही है। शी वॉज टू टायर्ड टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, शी आंसर्ड अ फ्यू एंड देन स्टॉप्ड। अगर मैं अब ये सेंटेंस पढ़ूँ तो इसकी सेंस बन रही है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बात किसकी हो रही है, क्वेश्चन की, इसलिए ये सेंटेंस भी अब सेंस दे रहा है कि शी आंसर्ड अ फ्यू एंड देन स्टॉप्ड, मतलब उसने कुछ क्वेश्चंस का आंसर किया एंड देन शी स्टॉप्ड। और एंड में पी क्या बोल रहा है, ऑल्दो सोनू हैड मैनी मोर दैट ही वांटेड टू आस्क, ही रियलाइज्ड मम्मी वाज टायर्ड एंड बिकम साइलेंट। उसको कैसे पता चला कि मम्मी टायर्ड है, बिकॉज व्हेन शी स्टॉप्ड आंसरिंग, तो उसको क्या रियलाइज, व्हेन शी स्टॉप्ड आंसरिंग उसको क्या रियलाइज़ हुआ, दैट मम्मी वाज टायर्ड एंड बिकम साइलेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब एक बार आप आंसर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसको ना, जो भी आंसर में ऑप्शन गिवन होता है, ठीक है, जैसे भी हमने कहा कि ऑप्शन नंबर 3 किससे हमने गेस कर लिया, आर और एस से, ठीक है। लेकिन जो बाकी के भी पेयर है ना, उसको भी एक बार रीड ज़रूर करना, अपने सिर्फ इसलिए कि श्योरिटी के लिए कि आंसर करेक्ट है या नहीं, सिर्फ श्योरिटी के लिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप सेट 11 आपको क्लियर हो गया होगा। सेट 12 की बात करते हैं। ये सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है। When we got near, we saw it was the steam rising from hot springs। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, we एक प्रोनाउन है और एक it एक प्रोनाउन है, तो इसमें कितने प्रोनाउन यूज़ हो गए हैं, 2, ठीक है। हमें नहीं पता इसमें नाउन यूज़ होगा या नहीं, बट आगे आगे सेंटेंसेस पढ़ते हैं। अगर नाउन यूज़ हो गया तो प्रेफरेंस नाउन को देंगे। We saw in the distance a great column of smoke। हमने दूर से ही क्या देखा, अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। जैसे ही मैंने ये सेंटेंस पढ़ा, ये प्रोनाउन है, ठीक है। वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, जैसे ही मैंने ये सेंटेंस पढ़ा, अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, तो उससे मुझे पता चल गया कि ये जो इट है ना, ये इसके लिए यूज़ हुआ है। किसके लिए इट यूज़ हुआ है, ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक के लिए। पी में क्या बोला, व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वॉज स्टीम, तो ये जो इट वॉज स्टीम है, ये किसके लिए है, ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक के लिए इट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये नाउन है यहाँ पे, ठीक है। वी वंडर्ड इफ़ इट केम, इट अगेन किसके लिए यूज़ हुआ है, ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक के लिए। तो मतलब कुछ भी हो जाए, क्यू जो है पी एंड आर से तो पहले ही आएगा, ठीक है। वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन दी हॉट वाटर, सो हमारा इस केस में हमारा नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। तो इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि ऑप्शन नंबर, जो सेंटेंस नंबर क्यू है, वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहने वाला है, ठीक है। क्यू से देखो कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3, ये क्या हो गया, ये 1 एंड 3 दे आर एलिमिनेटेड नाउ। अब बचा ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। 2 में भी क्यू के बाद आ रहा है और 4 में भी क्यू के बाद आ रहा है, तो मतलब क्यू के बाद आर तो आने ही वाला है। अब बचा क्या, एस एंड पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है अब हमें, ठीक है। पढ़ के देख लेते हैं पहले क्यू एंड आर को। वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, वी वंडर्ड इफ़ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और अ बर्निंग हाउस। पहले उन्होंने कहा कि दूर से उनको क्या दिख रहा है, स्मोक कॉलम, ज़्यादा स्मोक दिख रहा है, ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। सेकंड में उसने आर में बताया उसका रीज़न, वो क्या, तो उनको क्या लगा कि इट केम फ्रॉम चिमनी और बर्निंग हाउस, ठीक है, जब वो डिस्टेंस पे थे। नाउ अब इधर लिखा है व्हेन वी गॉट नियर, पहले कहाँ पे था कंपैरिजन, डिस्टेंस से, जब वो दूर थे। अब व्हेन के बाद क्या हो रहा है, नियर, तो ये किस में आ गए, ऑपोजिट में, ठीक है। ये किस में आ गया, ऑपोजिट में। व्हेन के बाद नियर है और उससे पहले डिस्टेंस है, तो आर के बाद हमारा कौन सा सेंटेंस आने वाला है, पी, क्योंकि उन्होंने बोला पहले वो दूर से देख रहे थे, व्हेन वी सॉ इन डिस्टेंस, जब वो दूर से देख रहे थे। अब पी में बोला है व्हेन वी गॉट नियर, अब हमने जब पास आके देखा तो उनको क्या दिखा, अब देखते हैं। व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ,
अब उन्होंने क्या देखा, इट वॉज स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। उन्होंने क्या देखा, इट वॉज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। और जब उन्होंने देखा कि वो स्टीम है तो उन्होंने क्या सोचा कि वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट टावर। और इधर में क्या यूज़ हो रहा है, द हॉट वाटर। और यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, इधर ए यूज़ नहीं हुआ और द भी यूज़ नहीं हुआ, मतलब ये जनरल टर्म में यूज़ बोल रहे हैं। इट वॉज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अब उन्होंने क्या बोला, वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। इन द हॉट वाटर मतलब हॉट वाटर का कहीं ना कहीं जिक्र हो चुका है, और हॉट स्प्रिंग एंड हॉट वाटर सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए पी के बाद ही एस आएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि पहले डिस्टेंस पे देखा उनको क्या लगा, फिर उन्होंने जब पास जाके देखा तो क्या लगा। तो आंसर होगा हमारा क्यू आर पी एंड एस। क्यू आर पी एंड एस इज ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। जिन्होंने ये मार्क किया है उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने। ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, फिर उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पॉज कर सकते हो। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, सम फार्मर्स kept bees and harvested the honey. Some farmers kept bees and harvested the honey. Women baked their own bread. Women अपनी bread bake रही है, okay. Farms in the 1930s were diversified, growing a variety of crops in the field, vegetables in the garden and fruit in the orchard. फिर उसके बाद बात हो रही है, small farms usually raised chickens, eggs, hogs and cattle as well as keeping horses and mules for work and sometimes sheep for wool. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है, यहाँ पे सम फार्मर्स की बात हो रही है, यहाँ पे विमेन की। ये हमारा यहाँ पर फार्म्स भी क्या है, हमारा नाउन है, विमेन भी हमारा क्या है, नाउन है। ये स्मॉल फार्म्स और ये सम फार्मर्स। अब आप खुद सोचो कि इन जो सेंटेंसेज हैं ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे फार्म्स की बात हो रही है, आर में भी नाउन है, एस मैंने कहा ना कन्फ्यूज़न करने के लिए ये क्या करते हैं, एक से ज़्यादा नाउन दे देते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन पहले आएगा। फार्मर्स भी हमारा नाउन है, ठीक है। अब सम फार्मर्स पहले आएगा, ठीक है, कुछ फार्मर्स, या फार्म्स पहले आएगा या स्मॉल फार्म्स पहले आएगा। देखो जो फार्मर्स होते हैं ये कहाँ काम करते हैं, स्मॉल फार्मर्स या फार्मर्स ही बोल दूँ मैं, ठीक है। फार्मर्स कहाँ काम करते हैं, फार्म्स में। तो इट मीन्स पहले इंट्रोडक्शन किसका आना चाहिए, फार्म्स का, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि पी वाला सेंटेंस पहले नहीं होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ इन तीनों के बीच में रिलेशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, पी आर एंड एस के बीच में, ठीक है। फिर अब बात आ गई फार्म्स एंड स्मॉल फार्म्स। अब आप खुद बताओ कि पहला इंट्रोडक्शन किसका होगा, पहले फार्म्स इन जनरल की बात करेंगे या स्मॉल फार्म्स की। पहले हम इन जनरल फार्म्स की बात करेंगे, स्मॉल फार्म्स की बात करेंगे, लार्ज फार्म्स तो है नहीं, तो इन जनरल हम किसकी बात करेंगे, हम फार्म्स की पहले बात करेंगे। पहले बात फार्म्स की होगी, फिर स्मॉल फार्म्स की बात होगी, या अगर इसमें लार्ज फार्म्स होता तो फिर उसकी भी बात होती, और फिर फार्मर्स की जो इस पे काम करते हैं उनकी बात होगी। तो हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, आर से। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 1 एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर 3 एंड 1 क्या हो गए, एलिमिनेट, ठीक है। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इधर फार्म्स है, फार्म्स के बाद सेंस बनेगी स्मॉल फार्म्स की, और उसके बाद सेंस बनेगी फार्मर्स की। इट मीन्स एस पहले आ रहा है और पी बाद में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में एस पहले है, पी बाद में है। ऑप्शन नंबर 4 में पी पहले और एस बाद में है, ये गलत हो जाएगा। हमने रिलेशन में यही देखा था ना कि पेयर्स कैसे बनाने हैं, तो जो पेयर पहले सेंस बनाएगा वो पहले आएगा। हमने यहाँ पे किसके बीच में रिलेशन ढूंढा, एस एंड पी के बीच में। तो हमारे अकॉर्डिंग फार्मर्स बाद में आएगा और स्मॉल फार्म्स पहले, मतलब एस पहले आना चाहिए, पी। हमने जैसे ही ऑप्शन 4 देखा, हमने देखा कि पी तो यहाँ पे एस से पहले लिखा है, तो इसको हमने रॉन्ग मार्क कर दिया, और आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन 2। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, कैसे, इसको रीड करके। फार्म्स इन द 1930s वर डाइवर्सिफाइड, ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड, वेजिटेबल्स इन द गार्डन, फ्रूट इन द ऑर्चर्ड। अब स्मॉल फार्म्स में क्या होता था, स्मॉल फार्म्स यूजुअली रेज चिकन्स, eggs, hogs and cattle as well as keeping horses and mules for work and sometimes sheep for wool and meat. इन्होंने बता दिया कौन से एनिमल रखते थे और उसे क्या क्या काम कराते थे। Some farmers kept bees and harvested the honey.
इनके अलावा और क्या होता था, कुछ फार्मर्स बीज भी रखते थे और हनी उनसे निकालते थे। पहले ये वाला आएगा और उसके बाद ही ये वाला आएगा। यहाँ पे ज़्यादा की सेंस में बात हो रही है, स्मॉल फॉर्म्स की बात हो रही है। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि सम फार्मर्स बीज भी रखते थे, ठीक है। और एंड में क्या आ जाएगा, वुमेन बेक देयर ओन ब्रेड, क्योंकि इसका बाकी 3 से कुछ रिलेशन भी नहीं है। जब हमने पहले 3 सेंटेंसेज में आर, एस एंड पी में अगर रिलेशन बना दिया तो क्यू कहाँ पे आ गया, एंड में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको आपके आंसर्स निकल भी रहे होंगे, ठीक है। और अगर जिनके आंसर्स गलत आ रहे हैं तो आफ्टर एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रही हूँ, आपके आंसर्स आई होप या जो आपके डाउट हैं वो क्लियर भी हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ विशफुल थॉट इज ऑफन नॉट इनफ टू ओवरराइड अ चैलेंजिंग सिचुएशन। In real life, things may not happen as you want them to happen all the time. Even though you cannot outdo it. It किसकी बात हो रही है, हमें भी पता नहीं है. You can use the power of affirmation to gain the wisdom and the ideas to deal with the situation. You must face the situation. Okay. इसमें it किसके लिए यूज़ हुआ है हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो आर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ओके। ऑप्शन में है भी नहीं। ऑप्शन में क्या है, पी एंड क्यू, तो मतलब इधर पी से या क्यू से, मतलब एस से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, आर से और एस से स्टार्ट नहीं हो रहा, ओके, ठीक है। या तो पी से हो रहा है या फिर क्यू से हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आगे इसको कैसे करना है। पी और क्यू में क्या बोल रहा है, अ विशफुल थॉट इज़ ऑफन नॉट इनफ टू ओवरराइड अ चैलेंजिंग सिचुएशन। इन रियल लाइफ थिंग्स में नॉट हैपन एज यू वॉन्ट दैम टू हैपन ऑल द टाइम। अब अगर मैं ए पी को और एस को देखूं, दोनों में किसकी बात हो रही है, सिचुएशन की। किसकी बात हो रही है, सिचुएशन की। ध्यान से देखना, ये नहीं है। इसमें क्या लिखा है, यू मस्ट फेस दी सिचुएशन। क्या बात हो रही है, दी सिचुएशन। तो हमारा कौन सा है ये, डेफिनेट आर्टिकल। और यहाँ पे किसके बात हो रही है, ए चैलेंजिंग सिचुएशन। तो कुछ भी हो जाए, अब हमने पढ़ा था कि इनडेफिनेट पहले आता है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है और ये डेफिनेट आर्टिकल है। हमने पढ़ा था इनडेफिनेट आर्टिकल पहले आएगा डेफिनेट आर्टिकल से, तो इट मीन्स कुछ भी हो जाए, एस से पहले तो पी आने वाला है, एस से पहले पी आएगा। वो हमें इधर भी दिख रहा है, एस से पी पहले इधर भी दिख रहा है, इधर एस के बाद ये गलत है और एस से पी यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जहाँ पे हमें एस के बाद पी दिख रहा था, ठीक है। अ विशफुल थॉट इज़ ऑफर नॉट इनफ टू ओवरराइड ए चैलेंजिंग सिचुएशन, यू मस्ट फेस दी सिचुएशन। अब हम पढ़ेंगे तो देखो इसके बाद क्या लिख रहा है, इवन दो यू कैन नॉट अनडू इट। इट यहाँ किसके लिए यूज़ हो रहा है, इट यहाँ किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये सिचुएशन के लिए यूज़ हो रहा है, सिचुएशन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आर कहाँ पे आएगा, ये एस के बाद आएगा। इतना हमें पता चल गया कि ये 3 सेंटेंस साथ में होने वाले हैं। पहले अ विशफुल थॉट, ये पहले क्यों आया, क्योंकि हमने देखा कि एस के पहले पी क्यों आएगा। हमने सबसे पहले ये देखा क्योंकि उधर दी सिचुएशन था और उससे पहले हमारा क्या आना था, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हमने पहले एस देखा और एस के पहले क्या लगाया, पी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, एस के पहले हमने क्या लगाया, पी। अब मैंने जैसे पढ़ा सेंटेंस क्यू, इन रियल लाइफ थिंग्स में नॉट हैपन एज यू वांट देम टू हैपन ऑल द टाइम। और फिर मैंने सेंटेंस आर पढ़ा, इवन दो यू कैन नॉट अनडू इट आउटडू इट, यू कैन यूज़ द पावर ऑफ एफर्मेशन टू गेन द विजडम। अब इट यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है, सिचुएशन के लिए। और क्यू में अभी सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, तो कुछ भी हो जाए, ये जो आर है ये एस के बाद आने वाला है, इमीडिएट बाद। तो ये 3 का कॉम्बिनेशन देखो, ये हमें कहाँ पे दिख रहा है, एक पी एस आर यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद पी एस आर यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे पी एस क्यू है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। पी एस आर यहाँ पे है और पी एस आर यहाँ पे है। अब क्यू की बात, अब क्यू जब पढ़ो तो देखो क्यू एंड में किसी तरीके से सेंस बना रहा है। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन देखो क्यू किसी भी तरीके से एंड में जा रहा है। आर के बाद पढ़ के देख लो, इवन दो यू कैन नॉट अनडू इट और डू इट, you can use the power of information to gain the wisdom and ideas to deal with this situation. In real life things may not happen as you want them to happen all the time, ठीक है। तो Q एंड में इसकी सेंस नहीं बन रही है। हम कैसे शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे Q से कि रियल लाइफ में क्या होता है, थिंग्स रियल लाइफ में क्या होता है, थिंग्स वैसे नहीं होती एज यू वांट देम टू हैपन, ठीक है।
अ विशफुल थॉट इज़ ऑफन नॉट इनफ टू ओवरराइड अ चैलेंजिंग सिचुएशन, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। सिर्फ सोचने से, एक कह रहे हैं, सिर्फ सोचने से ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन सॉल्व नहीं होती। यू मस्ट फेस द सिचुएशन, आपको सिचुएशन फेस करनी ही पड़ती है। इवन दो यू कैन नॉट आउट डू इट, यू कैन यूज़ द पावर ऑफ एफर्मेशन टू गेन द विजडम एंड आइडियाज़ टू डील विद द सिचुएशन। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, जो क्यू होगा वो पहले आएगा, ना कि एंड में, ठीक है। पहले हम रियल लाइफ की बात करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे विशफुल थॉट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट। ये क्लियर है आपको कि कैसे हमने बनाया। पहले हमने एक से देख लिया, एस देख लिया कि उसमें द हो रहा है, द से पहले हमने देख लिया कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ है, वो मुझे यहाँ पे मिल गया, तो मैंने देख लिया कि एस के पहले पी आएगा। अब यहाँ पे इट यूज़ हो रहा था तो मुझे पता चल गया कि आर यहाँ पर आएगा। फिर मैंने क्यू देखा, क्यू कहाँ पर आएगा। ये रियल लाइफ की बात कर रहा है और ये सिर्फ थॉट की बात कर रहा है। क्यों में रियल लाइफ की बात हो रही है और यहाँ पे सिर्फ थॉट की बात हो रही है, तो सेंस क्या बनेगी कि पी के पहले क्यों आएगा, पी के भी पहले क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल लाइफ की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो अब हमारा जो ई सेट 15 है ये पैटर्न 2 पे है, जहाँ पे मैंने बोला था कि एक सेंटेंस आपको फिक्स होगा, चाहे वो सेंटेंस फर्स्ट 1 जो है वो गिवन हो, इसको आपने चेंज नहीं करना, इसके आगे की स्टोरी आपने फ्रेम करनी है, या फिर लास्ट सेंटेंस आपको गिवन होता है और आपने स्टार्टिंग का करना होता है, या फिर फर्स्ट और लास्ट जो होगा वो फिक्स्ड होगा और आपको जो बीच के सेंटेंसेस है उनको अरेंज करना होता है। इस सेट में मैंने डाला है कि जिसमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो है हमारा क्या है, फिक्स्ड है। अब आपने नीचे के जो 4 सेंटेंसेस हैं उनको अरेंज करना है। चलिए पढ़ लेते हैं। क्या है, इफ़ ईवल कंसिस्टेड, इफ़ ईवल कंसिस्टेड। अब आपने आगे की स्टोरी नरेट वो करनी है, फ्रेम करनी है। मैन वुड बी ड्रॉन टू वर्च्यू बट अलास हाउ मैनी नो देयर ड्यूटी merely in ignorance as soon as it is explained to them। सॉल्व करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। आप वीडियो पॉज कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करना है। हमने सेंटेंसेस पढ़ लिए, अब हम देखेंगे ऑप्शंस को। ऑप्शन में हमें दिख रहा है आर फर्स्ट पे और एक एस, तो हम दोनों लगा के देख लेते हैं। इफ़ ईवल कंसिस्टेड merely in ignorance, एक ये बन रहा है, एक है इफ़ ईवल एग्जिस्टेड as soon as it is explained to them। them किसकी बात हो रही है, them यहाँ पे बात हो रही है मैन की, तो कुछ भी हो जाए P के बाद ही S आएगा, इमीडिएट बाद आएगा नहीं या नहीं ये हम बाद में देखेंगे, बट कुछ भी हो जाए S जो है P के बाद में ही आने वाला है, ठीक है। और Q में भी क्या लिखा है, बट अलास हाउ मैनी नो देयर ड्यूटी, हाउ मैनी नो देयर, यहाँ पे भी देयर किसके लिए यूज़ हुआ है, मैन के लिए, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि इफ़ ईवल कंसिस्टेड, उसके बाद एस तो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है, उससे पहले नाउन का आना ज़रूरी है। तो इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं आएगा, ठीक है। और बचा क्या, स्टार्टिंग वाला सेंटेंस आर, तो मतलब इसके बाद तो आर आने वाला है, ठीक है। इफ़ ईवल कंसिस्टेड मेयरली इन इग्नोरेंस, ठीक है। अब किसकी बात होनी चाहिए, मेयरली इन इग्नोरेंस हो गया, ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमने यूज़ कर लिया। अब बच्चा ये जिसमें नाउन है और ये भी प्रनाउन है और ये भी क्या है, प्रनाउन, जो कि किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, मैन के लिए। देयर ड्यूटी मैन के लिए, देम भी किसके लिए, मैन के लिए। तो इट मीन्स इसके बाद आर के बाद कौन सा सेंटेंस आने वाला है, पी। आर के बाद कौन सा सेंटेंस आने वाला है, पी, क्योंकि क्यू पी से पहले नहीं आ सकता क्योंकि प्रोनाउन लिखा है, और एस भी पी से पहले नहीं आ सकता क्योंकि वो प्रोनाउन है। तो आर के इमीडिएट बाद आने वाला कौन सा सेंटेंस है, पी। तो ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। आर के बाद क्या आया, पी, ठीक है। अब बचता है हमारा सेंटेंस क्यू एंड आर, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं इसको। इफ़ ईविल कंसिस्टेड मेयरली इन इग्नोरेंस, मैन वुड बी ड्रॉन टू वर्च्यू बट अलास हाउ मैनी नो देयर ड्यूटी एज सुन एज इट इज़ एक्सप्लेन टू देम। तो कौन सा आएगा, मैन वुड बी ड्रॉन टू वर्च्यू के बाद कौन सा वाला सेंटेंस आएगा, मैन वुड बी ड्रॉन टू वर्च्यू एज सुन एज इट वॉज एक्सप्लेन टू देम, एज सुन एज इट वॉज एक्सप्लेन टू देम। फिर हम एंड में लिखेंगे बट अलास हाउ मैनी नो देयर ड्यूटी, बट, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा हमारा, एंड में। ये क्यों हमारा क्या हो जाएगा, एंड सेंटेंस। तो पी के बाद क्या आने वाला है, एस।
और एस के बाद क्या आएगा हमारा, सॉरी एस के बाद आएगा हमारा क्यू, एस के बाद आएगा हमारा क्यू। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकेंड वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड वन करेक्ट, ठीक है। क्योंकि हमारा क्यू जो है एस से पहले नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, बट, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, बट। तो उसके पहले एक सेंटेंस होना चाहिए जिसके कॉन्ट्राडिक्टरी में ये हो, जिसके कॉन्ट्राडिक्टरी में ये हो। हमने कॉन्ट्राडिक्टरी पढ़े थे ना, तो वो सेंटेंस कौन सा है, मैन वुड बी ड्रॉन टू वर्च्यू इज़ नॉट दैट सेंटेंस। वो कौन सा सेंटेंस है, एज सून एज इट इज़ एक्सप्लेन टू देम बट अलास हाउ मैनी नो देयर ड्यूटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ करेक्ट, ठीक है। ये हो गया क्लियर। जिन जिन बच्चों का ये आंसर करेक्ट था वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेट 16। On vacation in Tangier, Marco, my friend, and I sat down at a street cafe। ये सेंटेंस वहाँ पे गिवन है और सेंटेंस 6 भी यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। जो इसका पहले वाला सेट था उसमें मैंने सिर्फ एक सेंटेंस 1 था जो मैंने रखा था एज सॉरी हाँ, फर्स्ट सेंटेंस मैंने फिक्स रखा था। इसमें मैंने क्या रखा है, फर्स्ट एंड 6 दोनों फिक्स रखे हैं। अब आपको किसको अरेंज करना है, बीच के 4 सेंटेंसेस को। फर्स्ट कह रहा है ऑन वेकेशन इन टैंगियर, मार्को माई फ्रेंड एंड आई सैट डाउन एट ए स्ट्रीट कैफे। फर्स्ट सेंटेंस यही होने वाला है। लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, फाइनली अ मैन वॉक ओवर टू मी एंड विस्पर्ड हे बडी दिस गाय इज़ योर वेटर एंड ही वॉन्ट्स टू टेक योर ऑर्डर। एक मैन आया मेरे पास, उसने क्या बोला, हे बडी दिस गाय इज़ योर वेटर एंड वॉन्ट्स टू टेक योर ऑर्डर। ये ऑप्शंस है, गो थ्रू करो इन ऑप्शंस को और फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट सेंटेंस में बोल रहे हैं ऑन वेकेशन इन टैंगियर, मार्को माई फ्रेंड, उसका फ्रेंड है, एंड आई सैट डाउन एट ए स्ट्रीट कैफे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन में या तो सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा या क्यू से, मतलब पी से और आर से स्टार्ट तो नहीं हो रहा, मतलब इसके बाद पी और आर तो नहीं आएगा, इधर क्यू आएगा या फिर एस आएगा। तो हम दोनों को एक एक करके लगा के देख लेते हैं। ऑन वेकेशन इन टैंगियर, मार्को माई फ्रेंड एंड आई सैट डाउन एट अ स्ट्रीट कैफे। सून आई फील द प्रेजेंस ऑफ समवन स्टैंडिंग alongside me. We had been cautioned about beggars and told to ignore them। या तो ये आएगा, ठीक है, कि हम मैं और मेरे फ्रेंड बैठे थे स्ट्रीट कैफे में, सून उसने क्या किया, फील किया प्रेजेंस ऑफ समवन स्टैंडिंग अलोंगसाइड मी, ठीक है। और एस में बोला है कि जब उसने देखा कि उसको किसी की प्रेजेंस फील हुई तो उसको क्या याद आया कि वी हैड बीन कॉशन, उनको क्या किया गया था, पहले ही बताया गया था अबाउट बेगर्स और बोला गया था इग्नोर देम। अब देखो ये सेंटेंस 1 के बाद हमने हमने सेंटेंस क्यू भी पढ़ा और एस भी पढ़ा। अब सेंटेंस 1 के बाद किसकी सेंस बन रही है, क्यू की या एस की। क्यू में बोल रहा है कि उसने पहले क्या किया, किसी की प्रेजेंस फील की अलोंगसाइड मी, और उसके बाद उसको ध्यान आ रहा है वी हैड बीन कॉशन्ड अबाउट बेगर्स एंड टोल्ड टू इग्नोर देम, ठीक है। उसने पहले प्रेजेंस फील की किसी की और क्या बोला, उनको कॉशन किया गया था बेगर्स के लिए टू इग्नोर देम। पहले ये सेंस बनेगी या पहले एस आएगा और क्यू, खुद बताइए कि क्या आएगा, पहले क्यू आएगा या एस आएगा, इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, क्यू होगा या एस। तो पहले हमारा जो आएगा वो आएगा क्यू, क्योंकि उसने ये किया, जब वो स्ट्रीट कैफे में बैठे थे तो उसने क्या फील किया, उसने फील किया किसी को जो उसके साथ में खड़ा है, और जब उसने फील किया कि दैट समवन इज़ स्टैंडिंग अलोंगसाइड मी तो उसको क्या ख्याल आया, दैट वी हैड बीन कॉशन्ड अबाउट बेगर्स। तो उसको ये चीज़ कब ध्यान में आई कि उनको कॉशन किया गया, उनको बताया गया है, उनके अवेयर रहने के लिए बोला गया है अबाउट बेगर्स। ये उसको कब दिमाग में आया, जब उसने किसी की क्या की प्रेजेंस को देखा कि वो उसके साथ में है, ठीक है। खुद सोचो कि क्या आएगा, उसको ये चीज़ कॉशन की, उसको कॉशन की गई है, ये चीज़ कब आई दिमाग में, क्योंकि हमें तो बड़े सारे कॉशंस मिलते रहते हैं ऐसे करना है वैसे नहीं करना, बट ये चीज़ उसको कब स्ट्राइक हुई,
जब उसने पहले क्या किया, देखा कि कोई उसके साथ में खड़ा है। जब उसने ये चीज़ देखी तो उसको ख्याल आया कि उनको तो क्वेश्चन किया गया था अबाउट बेगर्स एंड टोल्ड टू इग्नोर देम। तो इट मीन्स कि हमारा कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, हमारा पहले आएगा क्यू और उसके बाद में आएगा एस। तो ये वाले ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब बचता है पी एंड आर के बीच में रिलेशन। ठीक है, अगर मैं 6 सेंटेंस पढ़ूँ, फाइनली ए मैन वॉक ओवर टू मी एंड विस्पर्ड, हे बडी दिस गाय इज़ योर वेटर, ही वॉन्ट्स टू टेक योर ऑर्डर। मतलब जो अभी हमने सेंटेंस पढ़े पहले दो, उससे हमें ये पता चल गया कि उसके स्टैंड बाय में कौन था, स्टैंडिंग अलॉन्ग साइड अ मैन, कोई पर्सन था और उसको लगा कि वो बेगर है। और 6 सेंटेंस पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि वो बेगर नहीं था, वो कौन था, वेटर था। ठीक है, वो कौन था, वेटर था। अब इस वेटर वाले, जहाँ पे वेटर का इंट्रोडक्शन हो रहा है, वेटर वाले सेंटेंस से पहले देखो क्या आएगा, बट दिस वन वोंट बच आएगा, या ये वाला सेंटेंस ज़्यादा मेक्स, इट विल मेक सेंस कि एट वन पॉइंट ही बेंट ओवर विद अ बिग स्माइल शोइंग मी अ सिंगल टूथ एंड ए डिंगी फेस। तो ये कौन सा वाला आएगा, इधर वेटर के बारे में बता रहा है, तो उससे पहले वाला सेंटेंस कौन सा होगा, जो वेटर की डिस्क्रिप्शन बता रहा होगा। वो कौन बता रहा है, सेंटेंस पी। उसमें क्या बोल रहा है कि ही बेंट, जब भी वेटर आते हैं वो कैसे हमसे ऑर्डर लेते हैं, थोड़ा सा झुक के हल्की सी स्माइल दे के हमसे पूछते हैं। तो इधर वेटर के बारे में बात हो रही है, और सेंटेंस पी में क्या बात हो रही है, उसी वेटर के जस्ट 6 सेंटेंस से पहले, जस्ट एक सेंटेंस पहले क्या हो रही है, वेटर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि वो किस तरीके से ऑर्डर ले रहा था। एट वन पॉइंट ही बेंट ओवर विद अ बिग स्माइल। ठीक है, पहले ये आएगा और फिर क्या आएगी, वेटर की डिस्क्रिप्शन। तो पी जो है लास्ट रहेगा, क्योंकि 6th वाले में वेटर के बारे में बता रहे हैं, और पी में क्या बता रहे हैं कि वेटर कैसे एक्शन करता है, कि वो झुकता है, स्माइल करता है। वो कहाँ पे होगा, बिल्कुल इमीडिएट बात, 6 के इमीडिएट पहले उसका एक्शन बताया है। ठीक है, तो पीछे क्या बचा हमारा, ऑप्शन आर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्यू एस आर पी, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। जिन्होंने ये किया उनका करेक्ट आंसर है, और जिनका रॉन्ग है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से देखा। सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिफाई किया, ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाई किया क्यू एंड एस में से, फिर हमने लास्ट आइडेंटिफाई किया कि बट दिस वन वोंट बच जाएगा, या ये वाला। तो हमने देखा कि 6 सेंटेंस में वेटर के बारे में बात हो रही है, कि कोई मैन उनको बता रहा है कि ये वेटर है, और वेटर करते क्या हैं, ही बेंट ओवर विद अ बिग स्माइल। ये तो बिल्कुल 6 से पहले आने वाला सेंटेंस, ठीक है, वो क्या बताएगा, उस वेटर के एक्शन को, जो कि सेंटेंस पी में बता रहे हैं। ठीक है, 6 से आने वाला सेंटेंस, 6 से पहले आने वाला सेंटेंस कौन सा होगा, वो पी ही होगा। तो हमारा जो अरेंजमेंट बनता है वो बनता है क्यू एस आर और पी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारा सेंटेंस है, ये आपका एसएससी सीएपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े इजी होते हैं कंपैरेटिवली, जो भी हमने डिस्कस किए ये उनसे थोड़े कंपैरेटिवली इजी होंगे, और ये हमारा पैटर्न नंबर 3 पे बेस्ड है कि इस फॉर्म में भी रीअरेंजमेंट आता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सारे पैटर्न इसलिए करा रही हूँ कि पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, सिंगल लाइनर है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके, अदरवाइज कॉन्सेप्ट लगा के। ठीक है, अब यहाँ से देखो, पहले चलो आंसर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेट 17 वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू बी प्लेड बिटवीन टू फेमस टीम्स, ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट अकम्पनी ही। ठीक है, वुड मॉडल है, तो चांसेस है कि मॉडल है ये, कि सेंटेंस हो भी सकता है या नहीं, बट हम उसको रखेंगे कि ये वुड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन नहीं पूछा। टू बी प्लेड, ठीक है, बिटवीन से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, बिटवीन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, और एस इसमें लिखे, एस में लिखा है प्रोनाउन ही, तो जो भी होगा एस से स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन में क्या है, एस और क्यू, तो ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए, पहला सेंटेंस कौन सा होगा, एस। ठीक है, पढ़ के देख लेते हैं। ही सेड दैट दोज हु वुड अकम्पनी हिम वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू बी प्लेड बिटवीन टू फेमस टीम्स। ये एज इट इज़ रहा,
तो जैसे ही हमने पढ़ा हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, SPQR, ठीक है, बिटवीन टू फेमस टीम, टू बी प्लेड बिटवीन टू फेमस टीम्स। जैसे हमने पढ़ा ये हमें आंसर मिल गया। ही सेड दैट दोज वुड नॉट अकम्पनी हिम वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू बी प्लेड बिटवीन टू फेमस टीम्स। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, ठीक है। कंपेरेटिवली ये क्या होते हैं, ईजी होते हैं सेंटेंस। अच्छा, अब ये सेंटेंस ऐसा है कि इट सीम्स ईजी, ठीक है, बट आपको इसमें ऑप्शन 1 भी करेक्ट लगेगा, दूसरा भी करेक्ट लगेगा, ठीक है, थर्ड भी करेक्ट लगेगा, फोर्थ भी। अब आपने देखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो कल्चर्ड सोसाइटी इज़ पॉसिबल, विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज़ आर पॉसिबल एंड विदाउट फ्रेश आइडियाज़। अब ऑप्शंस को गो थ्रू करो, इसमें Q भी है, P भी है और S भी है। R से स्टार्ट नहीं होगा, हाँ ठीक है, R जो है हमारा कंजंक्शन है, R से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इधर लिखे नो कल्चर्ड सोसाइटी इज़ पॉसिबल, विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज़ आर पॉसिबल। Q तो अपने आप में एक सेंटेंस है। विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज़ आर पॉसिबल एंड विदाउट फ्रेश आइडियाज़ नो कल्चर सोसाइटी इज़ पॉसिबल। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। P में कह रहा है नो कल्चर सोसाइटी इज़ पॉसिबल एंड विदाउट फ्रेश आइडियाज़ विदाउट बुक्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर P से स्टार्ट हो रहा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बच्चा S से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, विदाउट फ्रेश आइडियाज़ नो कल्चर्ड सोसाइटी इज़ पॉसिबल, S के बाद P, विदाउट फ्रेश आइडियाज़ नो कल्चर्ड सोसाइटी इज़ पॉसिबल एंड विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज़ आर R and Q, and without books no fresh ideas are possible। एक तो ये बना हमारा, without fresh ideas no cultured society is possible and without books no fresh ideas are possible, एक ये बना, ठीक है। उसके बाद क्या है, Q से क्या स्टार्ट हो रहा है, Q के बाद R और Q के बाद R, ठीक है। without books no fresh ideas are possible and एक में बोल रहा है विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज़ आर अवेलेबल आर पॉसिबल एंड एक में बोल रहा है S पहले आएगा, विदाउट फ्रेश आइडियाज़ नो कल्चर सोसाइटी इज़ पॉसिबल, एक में बोल रहा है नो कल्चर सोसाइटी इज़ पॉसिबल विदाउट फ्रेश आइडियाज़। अब ये सेंटेंस कंफ्यूजिंग है, 3 सेंटेंस बच गए और तीनों के तीनों कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। बताओ कौन सा हमारा ऑप्शन जाएगा इसमें। विदाउट फ्रेश, अगर हम इस सेंटेंस को देखें S वाले, ठीक है, इसमें बोल रहा है विदाउट फ्रेश आइडियाज़ नो कल्चर्ड, विदाउट फ्रेश आइडियाज़ नो कल्चर सोसाइटी इज़ पॉसिबल एंड यहाँ पे बोल रहा है विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज़ आर पॉसिबल। तो बताओ इसमें क्या रहेगा, कौन सा सेंटेंस ठीक रहेगा। देखते हैं इसको कैसे करना है। SPRQ, इसमें बात हो रही है फ्रेश आइडियाज़ की, ठीक है। इसमें किसकी बात हो रही है, फ्रेश आइडियाज़ की। कह रहे हैं कि फ्रेश आइडियाज़ के बिना कल्चर्ड सोसाइटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। R में बोल रहा है एंड Q में बोल रहा है बुक्स के बिना फ्रेश आइडियाज़ पॉसिबल नहीं है। ये लिंक ऐसे बन रहा है कि फ्रेश आइडियाज़ के बिना कल्चर सोसाइटी पॉसिबल नहीं है और फिर बोल रहा है बुक के बिना फ्रेश आइडियाज़ पॉसिबल नहीं है। अब बनाओ कि ये कोई सेंस बन रही है कि फ्रेश आइडियाज़ फिर कल्चर सोसाइटी, बुक और फिर फ्रेश आइडिया, या फिर ये ऐसा पैटर्न होना चाहिए पहले आएगा बुक, कि बुक के बिना फ्रेश आइडिया पॉसिबल नहीं है
और एस में क्या बोल रहा है, फ्रेश आइडिया के बिना कोई कल्चर्ड सोसाइटी पॉसिबल नहीं है। जो मैंने पहले बताया था तोड़ के, उसकी ज़्यादा सेंस है या इसकी, कि बुक के बिना फ्रेश आइडिया नहीं और फ्रेश आइडिया के बिना कल्चर्ड सोसाइटी नहीं। तो इट मीन्स ये जो एस वाला ऑप्शन है हमारा गलत हो गया। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब जिस भी पैटर्न में इसको अरेंज करोगे ना, आपको लगेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, आपको पता चल गया कि मैंने ये पी वाला क्यों एलिमिनेट किया पहले और फिर एस वाला भी क्यों किया। क्योंकि यहाँ पे पहले आइडियाज़ की बात हो रही थी, फिर सोसाइटी की, फिर यहाँ पे फिर से आइडियाज़ की बात हो रही थी, हाँ बुक्स की बात हो रही थी, और फिर से बात हो रही थी आइडियाज़ की। तो ये तोड़ के कोई सेंस नहीं बनती। तो पहले आएगा बुक, फिर आएगा फ्रेश आइडिया, और फिर फ्रेश आइडिया, और फिर उसके बाद कल्चरल सोसाइटी। सो एस वाला भी हमारा क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब बचे ये दो क्यू से स्टार्ट होने वाले। विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडिया और पॉसिबल। एंड अब बताओ पहले ये वाला आएगा या पी आएगा। विदाउट फ्रेश आइडिया नो कल्चर सोसाइटी इज़ पॉसिबल, या नो कल्चर सोसाइटी इज़ पॉसिबल विदाउट फ्रेश आइडियाज़, कौन सा होएगा। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो समझ तो हम जाएंगे, बट स्ट्रक्चर वाइज कौन सा ठीक रहेगा बताइए। देखिए क्यू में क्या है, पहले है बोली गई है विदाउट की बात की है। विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज़ आर पॉसिबल। विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज़ आर पॉसिबल, और उसके बाद यूज़ हुआ एंड। अब एंड के बाद भी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा वो भी इसी तरीके से मिलता रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे फिर, विदाउट फ्रेश आइडियाज़ नो कल्चर्ड सोसाइटी इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो यही पैटर्न रहेगा एंड के बाद भी। अगर इसमें विदाउट बुक्स और फिर नो की बात हो रही है, नो फ्रेश आइडियाज़, तो इसमें भी क्या होगी, विदाउट फ्रेश आइडियाज़ नो कल्चर सोसाइटी इज़ पॉसिबल। ये पैटर्न रहेगा, एंड के बाद ये पैटर्न रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा करेक्ट, कौन सा, 1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज़ आर पॉसिबल, एंड विदाउट फ्रेश आइडियाज़ नो कल्चर सोसाइटी आर पॉसिबल। इतना क्लियर है कि एस वाला पहले ये वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आइडियाज़ की बात हो रही थी, फिर कल्चर सोसाइटी की, और फिर किसकी बात हो रही थी, आइडियाज़ की, फ्रेश आइडियाज़ की, और सॉरी बुक्स की और आइडियाज़ की। तो ये पैटर्न नहीं बन रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हमारे ये जो क्वेश्चन रह गए हैं, मैंने अब 2 क्वेश्चंस और आए गैस, यस हाँ। अब ये बेस्ड है हमारे पैटर्न 4 पे। ठीक है, आई होप कि अभी तक हमने जितना भी करा वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है ये यूजुअली फॉलो करता है बैंकिंग। बैंक में ये पैटर्न फॉलो होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे होता है, इसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, और आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, व्हाट इज़ द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, व्हाट इज़ द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, व्हाट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो उसमें एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करता, कि जैसे हमने अभी तक किया, अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें यही था, एलिमिनेट करते थे हम, सेंटेंसेस पढ़ते थे और ऑप्शंस देखते थे, रीड करने के बाद 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते थे और बाकी के 2 सेंटेंसेस पे वर्क करते थे। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड वर्क नहीं करेगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए आपको, क्योंकि उसका सेंस नहीं बनता कि पहले मैं लिखूँ व्हाट इज़ द सेकंड सेंटेंस और आपको बोलूँ कि 5 सेंटेंस इसमें से आंसर बताओ। तो जब आपने इसको एक बार पढ़ा और एक बार सेंटेंस निकाल दिया और 5 सेंटेंस आपने अरेंज कर दिए। अब इस क्वेश्चन का ड्रॉबैक क्या है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसके साथ 5 क्वेश्चन आते हैं, इसी पे 5 क्वेश्चन बनेंगे। एक में बोल देंगे व्हाट इज़ द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, एक में बोल देंगे व्हाट इज़ द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, फर्स्ट, लास्ट, फोर्थ। अगर ये आपने अरेंजमेंट गलत लगाया, गलत बना, तो चांसेस हैं कि आपके 5 के 5 क्वेश्चन गलत हो जाएं। कुछ बीच में एक आधा अगर आपने ठीक लगाया हो तो वो हो भी सकता है, बट मोस्टली 5 के गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको टाइम देना ज़रूरी है, ताकि आप टाइम दो अच्छे से, एक बार पैटर्न पे आप जो जंबल सेंटेंसेस के पैटर्न पे आप श्योर हो जाओ, फिर ये 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। ठीक है,
तो उस केस में आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। बट इसमें पैटर्न जो होता है आपको खुद से ही ढूंढना पड़ता है, यहाँ पे ऑप्शन हेल्प नहीं करते। यहाँ पे आपका कंसेप्ट कौन सा क्या चीज़ काम करेगी, आपकी कंसेप्ट, आपके ग्रामेटिकल रूल्स, आपकी अगर रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, वो सारी अब इन टाइप के क्वेश्चंस में काम आने वाली हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं। तो ये हमारा 4th पैटर्न है जो मैंने आपको डिस्कस किया था, और ये उस पर कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं पहले। मोस्ट पीपल वॉन्टेड इट शट, आई वॉन्टेड इट ओपन, ठीक है। आई यहाँ पे प्रोनाउन है, मोस्ट पीपल, वॉन्टेड इट पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है, एंड आई वॉन्टेड इट ओपन। सून देर वॉज अ क्वेल अबाउट द विंडो, तो इट मीन्स कि ये जो इट किसके बारे में बात हो रही है, इट हो रही है विंडो के बारे में बात। तो कुछ भी हो जाए, क्यू तो पहले आने वाला है पी के, कुछ भी हो जाए इन एनी केस क्यू तो पहले आएगा पी के, ठीक है। अब ये क्या है, आई वॉन्टेड इट ओपन। चलो देखते हैं आर में क्या बोला है, आई यूजली स्लीप क्वाइट वेल इन द ट्रेन बट दिस टाइम आई स्लेप्ट ओनली अ लिटिल। तो इसको पढ़ने के बाद पता चल गया कि आर हमारा क्या है, फर्स्ट सेंटेंस, ये आई क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। आर क्या है हमारा, मतलब आर जो है क्यू से पहले आएगा और पी से भी पहले आएगा। अगर नाउन मिल गया तो वो आर से भी पहले आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आर हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहने वाला है, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, कोई एक नाम पर्सन होगा उसी के बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक ही प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, एक ही प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। तो चांसेस है कि आर हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो। आई यूजली स्लीप क्वाइट वेल इन द ट्रेन बट दिस टाइम आई स्लेप्ट ओनली अ लिटिल। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें इतना पता चल गया कि इस पूरे क्वेश्चन में क्या होने वाला है, कि एक कोई पर्सन था जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था। यूजुअली वो आराम से सोता था, बट इस टाइम पे वो नहीं सो पाया क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रेन में हुआ होगा, ठीक है। द क्वेल लेफ्ट मी कम्प्लीटली अपसेट, इससे पता चल गया कि क्या था, क्वेल हुई थी। अब क्यों क्वेल यहाँ पे भी है और क्वेल यहाँ पे भी है, ठीक है। देयर वर टू मैनी पीपल एंड टू मच लगेज ऑल अराउंड, वहाँ पे क्या था, टू मैनी पीपल थे एंड टू मच लगेज था। कहाँ पे, देयर, ये बात हो रही है ट्रेन की। देयर वर टू मैनी पीपल, तो ये देयर किसके लिए यूज़ हुआ है, ट्रेन के लिए। तो इट मीन्स कि आर के बाद क्या आएगा, टी, आर के बाद क्या आएगा, टी, क्योंकि आर में किसकी बात हो रही है, अब ध्यान से समझते जाना। आर में किसकी बात हो रही है, आई यूजुअली स्लीप क्वाइट वेल इन ट्रेन बट दिस टाइम आई स्लेप्ट ओनली अ लिटिल, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस टी में क्या बोल रहा है, देयर वर टू मैनी पीपल, और देयर ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ट्रेन के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स आर के बाद कौन सा सेंटेंस आने वाला है, टी, ठीक है। देयर वर टू मैनी पीपल एंड टू मच लगेज ऑल अराउंड, ठीक है। इतना भी क्लियर हो गया, अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सून देयर वॉज अ क्वेल अबाउट द विंडो। देखो यहाँ पे बात हुई है एक क्वेल की क्यू में, और यहाँ पे देखो एस में क्या लिखा है, द क्वेल लेफ्ट मी कम्प्लीटली अपसेट, ठीक है। क्वेल लेफ्ट मी कम्प्लीटली अपसेट, यहाँ पे एक क्वेल जनरल क्वेल की बात हो रही है और यहाँ पे द क्वेल की बात हो रही है। तो कुछ भी हो जाए, जो ये एस है, एस जो है क्यू के बाद आने वाला है, एस जो है क्यू के बाद आने वाला है, और पी भी जो है क्यू के बाद आने वाला है। क्यों, क्योंकि एस में अगर इधर ए क्वेल था तो इधर द क्वेल है, तो एस किसके बाद आया, क्यू के बाद, ये हमने इससे बताया। अब पी में था इट और इधर था विंडो, तो अगेन क्यू को पहले किससे प्रेफरेंस मिल गई, पी से भी, तो क्यू को एस से भी पहले प्रेफरेंस मिली और पी से भी। देखा अब मैं अरेंज कैसे करूँ, अभी आपने ये नहीं सीखना कि रूल्स कैसे, अब आपने देखना है कि अब टेक्निक क्या है सॉल्व करने की। पहले मैंने क्यू देखा, फिर मैंने देखा कि क्यू के बाद तो पी आने वाला है, फिर मैंने एस को भी देख लिया कि एस भी क्यू के बाद ही आने वाला है, और आर और टी को भी मैंने सेट कर लिया। पहले मैंने आई देखा इधर प्रोनाउन, और अगर इधर ट्रेन की बात है तो ट्रेन के बाद मैंने टी सेंटेंस लगा दिया। तो आर टी क्यू तो हो गया कि ये फिक्स है। अब सेंस बनती है कि अब एस पहले आएगा या पी। एक बार रीड करके देख लेते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। आई यूजली स्लीप क्वाइट वेल इन द ट्रेन बट दिस टाइम आई स्लेप्ट ओनली लिटिल। देयर वर टू मैनी पीपल एंड टू मच लगेज ऑल अराउंड। सून देयर वॉज अ क्वेल अबाउट द विंडो। Most people wanted it shut and I wanted it open. The queer left me completely upset. अब देखो
इस सेंटेंस में जो ये है द क्वेल लेफ्ट मी कम्प्लीटली अपसेट, ये अब फाइनल रिजल्ट बता रहा है कि क्या हुआ, क्वेल स्टार्ट हुई अबाउट द विंडो। अब वो अबाउट द जो क्वेल थी वो क्वेल क्या थी, इतना तो पता चल गया, एक क्वेल हुई अबाउट द विंडो। अब वो क्वेल का रीज़न कहाँ पे है, एस में तो नहीं है, एस में क्या है, एक फाइनल कंक्लूजन है दी, और वो कंक्लूजन क्या है कि क्वेल ने मुझे क्या कर दिया, क्वेल लेफ्ट मी कम्प्लीटली अपसेट। ये एक फाइनल कंक्लूजन है कि अब उस क्वेल की वजह से हुआ क्या, मैं कम्प्लीटली अपसेट हो गया। बट पी में क्या है, पी में है इस क्वेल का रीज़न, और वो रीज़न क्या था, मोस्ट वांटेड इट शट विंडो को, आई वांटेड इट ओपन। विंडो थी कोई और मैं चाहता था कि विंडो खुली रही, बट लोग चाहते थे इसको बंद करना। ये इस क्वेल का रीज़न है। पहले क्वेल हुई, क्वेल का रीज़न पी में है, इधर लिख दूंगी क्यू के बाद पी। क्यू में बताया क्वेल हुई, और किसके बारे में हुई, विंडो के बारे में, वो क्यू में बताया। पी में रीज़न बताया कि विंडो के बारे में क्या क्वेल हुई, कि वो चाहता था वो विंडो को ओपन करना, लोग चाहते थे उसको बंद करना, जिसका कंक्लूजन क्या रहा कि उस क्वेल की वजह से वो क्या रहा, कम्प्लीटली अपसेट। ठीक है, तो हमारा ये सीक्वेंस बनता है। अब आपके पास ये सीक्वेंस बन गया, ये रहा आंसर। अब इसके रिगार्डिंग आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज़ द लास्ट सेंटेंस, व्हाट इज़ द थर्ड सेंटेंस। अब इस बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो। मैंने इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं लिखे, ठीक है, सीधे आपको क्वेश्चन दे दिया, और इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखे हैं। मेन चीज़ होती है ये आइडेंटिफाई करना, वो हमने कर लिया, सो दैट्स इट। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारा लास्ट होगा क्वेश्चन। When we stayed on the second floor of an individual house, ये है, इसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस गिवन है और हमें लास्ट के ओके इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एज अ बैंकिंग की तरह ही लेंगे, मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं। चलो कोई बात नहीं। वी स्टेड ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस, पी बोल रहा है, देन she would add the 3/4 water that he would anyway add to the milk। ही भी यहाँ पे कोई प्रोनाउन है और she भी कोई प्रोनाउन है, बट अभी हम ही और she के बारे में नहीं जानते। और सेंटेंस वन में क्या बोला है, वी स्टेड ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस। वी भी एक यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, देखते हैं कि क्या she और he का कोई डिस्क्रिप्शन है। वन डे शी सेड टू हिम, ये सेम इसी की बात हो रही है, शी, और ये हिम किसकी बात हो रही है, ही की। ठीक है, दैट ही वॉज टू ओल्ड, एक दिन उसने क्या कर दिया, पूछ लिया। इसने इसमें क्वेश्चन सेंटेंस पी में उसने क्या किया है, क्यू में पूछा है, सेड किया। ठीक है, सेड टू हिम दैट ही वॉज टू ओल्ड टू क्लाइंब अपस्टेयर्स विद द हैवी कैन ऑफ मिल्क। ओके, माई मदर वॉज वेरी एंग्री विद द ओल्ड मैन हु ब्रॉट डाइल्यूटेड मिल्क टू अस। अब यहाँ पे बात हो रही है माई मदर की और ये ओल्ड मैन की, जो कि क्या है, दूध लाता है। ठीक है, जो क्या करता है, दूध लाता है। इट मीन्स जो अभी तक शी और ही की बात हो रही थी वो उसकी मदर और उस ओल्ड मैन की बात हो रही थी। तो इट मीन्स क्या होगा, आर हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहने वाला है। आर हमारा क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस। माई मदर वॉज वेरी एंग्री विद द ओल्ड मैन हु बॉट डाइल्यूटेड मिल्क टू अस। शी सजेस्टेड टू हिम that he should come up with the can 1/4 full of milk। okay, so that R के बाद तो S नहीं आएगा, so R के बाद T नहीं आएगा, सॉरी, so that he was not burdened with climbing upstairs with the heavy can। so that he was not burdened, और उसके वो उस पर बर्डन क्यों ना पड़े। ठीक है, so that he was not burdened with climbing upstairs, उसके लिए इसने कुछ सजेशन दिया होगा। पहले देखो ध्यान से, ठीक है, कह रहे सो दैट ही वॉज नॉट बर्डनड विद क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स विद द हैवी कैन। ठीक है, हमें बता रहा है, मतलब इसके पहले इसने कुछ सजेशन दिया ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बाकी के सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्यू में और सेंटेंस क्यू में उसने कुछ पूछा, शी सेड, और एस में उसने कुछ सजेस्ट किया। ठीक है, क्यू में उसने पूछा और एस में उसने सजेस्ट किया। अब बताओ क्यू पहले आएगा या एस पहले आएगा। हम पहले किसी को सजेशन देते हैं फिर पूछते हैं, या पहले पूछते हैं और फिर हम सजेशन देंगे। पहले हम बोलेंगे ना कुछ और फिर सजेशन देंगे। इट मीन्स कुछ भी हो जाए, क्यू तो पहले आने वाला है एस का। अब पढ़ के चाहे देख लो। माई मदर वॉज वेरी एंग्री विद द ओल्ड मैन हु बॉट डाइल्यूटेड मिल्क टू अस। वन डे शी सेड टू हिम, उसने क्या बोला,
ही वॉज टू ओल्ड टू क्लाइंब अपस्टेयर्स विद द हैवी कैन। उसने बोला कि ही वॉज टू ओल्ड कि आप अपस्टेयर्स आ सको विद द हैवी कैन। और उसने क्या किया फिर सजेशन दिया, शी सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड कम अप विद द कैन 1/4 फुल ऑफ मिल्क। अब उसने उसको क्या सजेस्ट किया कि वो क्या करे, सिर्फ 1/4 ऑफ मिल्क के साथ ही ऊपर आया करे। ठीक है, तो ये पता चल गया कि क्यू पहले आने वाला है और एस बाद में। ठीक है, पी में बोल रहा है, अगर देखो एस में बोल रहा है कि 1/4 ऑफ मिल्क, ठीक है, और पी में हमने देखा, याद रखा था, तो हमने देखा था कि 3/4 ऑफ वाटर की बात हो रही है। तो एस के बाद पी आएगा, एस के बाद क्या आएगा, पी, क्योंकि एस में बात हो रही थी अगर 1/4 ऑफ मिल्क की, तो पी में बात हो रही है 3/4 ऑफ वाटर की। ठीक है, आर के बाद क्यू आया, क्यों आया वो हमने देख लिया कि क्यू और एस में क्यू पहले आएगा, क्योंकि पहले वो बोलेगी कुछ और फिर उसके बाद वो सजेशन देगी। ठीक है, हमने आर के बाद क्यू और एस दोनों को अरेंज कर लिया। अब एस के बाद पी कैसे आएगा वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि एस में था कि 1/4 ऑफ मिल्क की बात की गई थी और पी में किसकी बात की गई थी, 3/4 ऑफ वाटर की। तो मुझे पता चल गया कि एस के बाद तो पी आने वाला है। अब बचा क्या है, टी, उसको अरेंज करके देख लेते हैं। सो दैट ही वॉज नॉट बर्डन विद क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स विद द हैवी कैन। तो बेसिकली स्टोरी में क्या था, दो लोग थे जो साथ में फ्लोर में रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उसकी मदर ने क्या किया, एंग्री थी विद द ओल्ड मैन जो डाइल्यूटेड मिल्क लाता था, तो उसने उसको ताना मारते हुए क्या बोला कि ही वॉज टू ओल्ड टू क्लाइंब अपस्टेयर विद द हैवी मिल्क। तो उसने उसको क्या सजेशन दिया कि वो 1/4 मिल्क ही लाया करे, सिर्फ 1/4 मिल्क लाया करे, क्योंकि 3/4 वाटर वो खुद से वो ऐड कर लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ही वॉज नॉट बर्डन विद द क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स। सो आंसर हो जाएगा हमारा RQSP-T। ठीक है, तो आज हमने सारे पैटर्न्स पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब इसके अलावा बाहर से कोई न्यू पैटर्न नहीं आ सकता, अगर आ भी जाए तो बेसिक स्ट्रैटेजी अब आपको पता चल गई है कि वो कैसी रही है। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसका लेवल ईजी टू डिफ़िकल्ट था। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू।